विकास में नियम बदलते गए, परंतु फिर भी विकास की दिशा जारी रही। इसके साथ फिर हमने देखा कि समाज का वास्तविक अर्थ क्या है, समाज का स्वरूप क्या है। तो समाज सिर्फ व्यक्तियों का झुंड नहीं है, व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि कोई निश्चित लक्ष्य के साथ, निश्चित प्रणाली के साथ और आवश्यक नियंत्रण के साथ और स्वतंत्रता के साथ, आवश्यक स्वतंत्रता के साथ जो एक व्यवस्था व्यक्तियों की बनती है, व्यक्तियों के समूह की बनती है, उसी का नाम समाज है। मतलब समाज है, इसका मतलब सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों का समूह तो है ही, पर उसके साथ उनका लक्ष्य भी है और उस लक्ष्य में एक सिस्टम भी है, मतलब एक कार्य प्रणाली भी है, नीति नियम भी हैं और उसके साथ आवश्यक नियंत्रण भी है व्यक्तियों पर और आवश्यक स्वतंत्रता भी उनको दी गई है। इस प्रकार की एक व्यवस्था से समाज बनता है या एक ग्रुप बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो जैसे अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि चार दीवारी के अंदर यदि मान लो पति पत्नी रह रहे हैं, लेकिन उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, उनकी विचारधाराओं में भिन्नता है, तो वास्तव में वो परिवार नहीं बना, वो नाम का परिवार हो गया, काम का परिवार नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे मान लो कि कोई ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट का लक्ष्य, ट्रस्ट मंडल का लक्ष्य अलग है सबका, और वो अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने उद्देश्य के लिए एडामेंट हैं कि बस मेरा ही सही है, तो आपस में मनभेद होता है, मतभेद होता है, तो समझिए कि वो भी आपस में वो ट्रस्ट बना ही नहीं वास्तव में, सिर्फ नाम से ट्रस्ट है, काम से ट्रस्ट नहीं है। हर जगह ऐसे ही मान लीजिए कि कोई भी ग्रुप जो है वो तभी सफल ग्रुप है जब उसका एक लक्ष्य हो, एक नियत उद्देश्य हो, और उस उद्देश्य के लिए जो सिस्टम चाहिए, मतलब नीतियाँ चाहिए, नियम चाहिए, वो हो, और उसके साथ साथ फिर उसमें स्वतंत्रता और अंकुश दोनों का समन्वय हो। पूरा अंकुश लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, पूरा स्वतंत्रता दे देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि व्यक्ति और समाज, इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है ज़्यादा, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज में व्यक्ति रहता है। तो उत्तर आया कि दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और व्यक्ति को ये चाहिए कि वो समाज को सर्वोपरि महत्व दे और समाज को ये चाहिए कि वो व्यक्ति को भी महत्व दे, तो बराबर उनका आपस में मैचिंग होगा। अब इसके बाद आपको एक काम दिया गया था, समाज के महत्व को बताना कि समाज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि समाज में सब कुछ आ गया। हम जब भी किसी से जुड़ते हैं तो समाज से ही जुड़ते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई समाज का मेंबर रहता है। जैसे आपको कहा टैक्सी वाला जो आपको छोड़ के जाता है, तो वो जयपुर समाज का एक मेंबर हो गया। यदि एक साधर्मिक बहन जो है आपको कार में लेके आती हैं, तो वो भी एक प्रकार की समाज की सदस्य है और वो जैन समाज से बिलोंग करती हैं। यदि आप लोग आपस में एक दूसरे का उपयोग करते हैं तो ये भी एक समाज हो गया, क्योंकि एक आते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे तीसरे आते हैं, और उनके कारण से स्वाध्याय हो रहा है। तो ऐसे हम देखें तो हमारे जीवन में समाज से जुड़ान रहता ही है हमेशा। तो फिर समाज का महत्व क्या लगता है हमारे को? तो आपने बनाया कुछ? किसी ने बनाया? ठीक है। और किसने बनाया? ठीक है, बताइए। हाँ, ठीक है। और किसने लिखा है? अब आज फिर प्रयास करना आप। और उसमें भी क्या है कि अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए
सोचना। हाँ, डिटेल में लिखें, मतलब थोड़ा सा डिटेल में चिंतन करें कि कभी कभी हमको लगता है कि मैंने सब कुछ दिया, सबको दिया ही दिया है, मैंने कुछ लिया नहीं कभी। मैंने इसका भला किया, उसका भला किया, उसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, मैंने लिया तो कुछ है ही नहीं। और मेरे को हमेशा लोगों ने दुख ही दुख दिया है। मैंने सबको सुख दिया और मेरे को दुख ही दुख मिला। पर ऐसा है नहीं। अपन यदि आज सर्वाइव कर रहे हैं, आज अपना जीवन चल रहा है, तो बहुत सौ का उपकार है। तो जो हमारी सोच है कि सबने मेरे को दुखी दुखी किया, या मैंने सबको इतना अच्छा दिया और सबने मेरा बुरा किया, ये हमारी सोच बहुत गलत है, वास्तव में गलत है। जब हम थोड़े से स्वार्थी होकर सोचते हैं तो हमको हमारी सोच सही लगती है, पर थोड़ा सा स्वार्थ को कम करके देखें तो फिर हमें लगता है कि आज तक जीवन चला किसके बल पर। मतलब यदि समाज नहीं होता, समाज के ये बहुत सारे उपकारी लोग नहीं होते, तो मेरा जीवन ही नहीं चलता, जीवन का विकास ही नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो यदि हम जैसे किसी के बचपन से याद करें तो सबसे पहला उपकार माँ का है, 9 महीने तक रखा उन्होंने, पिता का भी है। उसके साथ फिर क्या है कि अब जब अपना जन्म होने जा रहा था तो माँ बार बार डॉक्टर से संपर्क करती थी, तो वहीं से हमारे लिए डॉक्टर शुरू हो गया। हम तो बाद में दुनिया में आए, उसके पहले डॉक्टर हमको मिलना शुरू हो गए। फिर डॉक्टर की सेवा मिली, कभी कंपाउंडर की सेवा मिली, कभी केमिस्ट की सेवा मिली, कभी किसी मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर वाले की सेवा मिली। ये सब चलता रहा। फिर उसके हमारा जन्म हुआ तो जन्म के साथ नर्स की और कोई डॉक्टर मैडम की और ऐसे बहुत सारे लोगों की सेवा वहाँ से शुरू हुई। फिर उसके थोड़ा और आगे बढ़े, अब हम घर पर आ गए तो घर में हमारे को पालने में रखा जाता, कोई हमारे लिए एक मेड सर्वेंट रखी गई मान लीजिए, तो उसकी सेवा रही। अब हम उसको भूल गए, हमने उसको जाना भी नहीं, याद भी नहीं, पर कोई ना कोई तो रही होगी उस समय जिसने हमारी मालिश की होगी, कुछ किया होगा, तो वो सब हम भूल गए। फिर उसके थोड़े और बड़े हुए, फिर हमारे लिए कभी कोई खिलौने लेकर आया, कभी मामा लेकर आए, कभी काका लेकर आए, कभी ताऊजी लेकर आए, कभी बुआ लेकर आई। वो सब खिलौने नहीं होते तो हम क्या कर रहे होते, रो रहे होते। तो रोने से चुप करने के लिए कितनों ने हमारी मदद की। फिर उसके बाद कोई हमारे को जैसे तबीयत खराब हुई तो कभी दांत आए तो तकलीफ आई, तो कभी हमारे को कान में दर्द हुआ, कहीं पेट में दर्द हुआ, कभी हमारे को मतलब कहीं अनेक प्रकार की समस्या आई। तो इन सब में बार बार डॉक्टर्स, केमिस्ट, दवाइयाँ, ये सब चलती रही हमारी। फिर उसके हमको स्कूल जाने का समय आया तो आंगनवाड़ी की मैडम है ना, वो आंगनवाड़ी का कर्मचारी, वो सब की व्यवस्था। फिर घर में जहाँ हम रहते वहाँ पर हमारे कमरे में साफ सफाई, हमारे कपड़े धोना, ये सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी का उपकार रहा होगा। कितने कपड़े वाली बदल दी होगी आज तक, कितनी बर्तन वाली बदल दी होगी आज तक, कितनी साफ सफाई वाली बदल दी होगी आज तक। तो ये सब हमारे लिए सहयोगी होते गए समय समय पर हमारा जीवन चलाने के लिए। मतलब देखा है हमने 20 साल तक तो किसी के लिए कोई हेल्प ही नहीं करी, 15-20 साल की, तब तक तो हम सेवा लेते ही रहे, सेवा दी नहीं हमने किसी को। हमने खेले कूदे, पढ़ाई की, मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ करना था वो किया, दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो माता पिता के माध्यम से हमको कईयों की सेवा मिलती गई। ये सब करते हुए फिर कोई स्कूल ले आता टैक्सी में, कोई हमारा जैसे किसी ने हमको मतलब बैग लिया, हमने बुक्स ली हमने। अब बुक्स किसी ने लिखी होगी, आज हम भूल गए उनको क्योंकि हमने तो पैसे देकर ली, हमको ऐसा लगता है, लेकिन आखिर किसी ने लिखी वो ज़्यादा वैल्यूएबल था, पैसा तो बहुत कम वैल्यूएबल था। यदि 20 रुपये 25 रुपये में कोई किताब मिली तो उसका मूल्य सिर्फ 25 रुपये नहीं था, वास्तव में उस लेखक ने जो लिखा उसका मूल्य तो बहुत ज़्यादा था। तो हमको ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था मिली, स्लेट मिली, पेन मिला, जो ही मिला। ये सब चीज़ें करते करते हमारा बचपन आगे बढ़ा। फिर हमको ड्रेसेस मिली, फिर हमारे को खुश करने के लिए बार बार कभी बर्थडे मनाया गया, कभी हमारे मतलब कोई और पिकनिक मनाई गई, ये सब चलता गया। मतलब ये ऐसा नहीं कि आज हम सोचें ये सब की क्या ज़रूरत है, लेकिन उस समय हमारी ज़रूरत थी, उस समय हमारा बचपना था, उस बचपन में ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। नहीं तो हम शायद डिप्रेस हो जाते। यदि अनाथ बच्चे हों और उनको कोई देखने वाला नहीं हो, अनाथ को भी कोई ना कोई संभाल लेता है तो चल जाता है, पर कोई संभालने वाला ही नहीं हो तो शायद वो खुदकुशी कर ले या पागल हो जाए। तो वो सब घाटियाँ पार होती गई। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए, स्कूल क्रॉस हुआ, स्कूल में अब कॉलेज में आने के लिए कोचिंग मिली, कभी कोई ट्यूशन मिली, टीचर्स मिले, खेलने कूदने के लिए ड्राइंग के, पेंटिंग के, म्यूज़िक के, ऐसे अनेक व्यवस्था मिली, प्रिंसिपल मिली, वाइस प्रिंसिपल मिली। ये सब करते करते फिर दोस्त यार मिले।
दोस्त यारों ने भी बहुत कुछ ज्ञान दिया लिया आपस में। हमने कुछ बातें मम्मी से शेयर नहीं करी, पापा से शेयर नहीं करी, तो दोस्तों से शेयर करी। कभी किसी ने कॉपी दे दी अपनी, कभी किसी ने एग्ज़ाम में कुछ बता दिया, कभी किसी ने तैयारी करवाई कुछ, ये सब हमारी होती गई। किसी ने हमारी छुट्टी थी तो अगले दिन हम गए, किसी ने हमको होमवर्क दिया कि तुम ये नोट कर लो, क्लास वर्क नोट कर लो। ऐसा सब चलता रहा। ये सब चलते चलते हम बड़े हुए। फिर बड़े हुए तो बड़े होने के बाद कुछ तकलीफें दूसरी आई, कॉलेज में जाना है, कहीं हॉस्टल में जाना है, कभी बाहर जाना है पढ़ने, वो सब चलता रहा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रही। फिर शादी हो गई किसी की, तो शादी हुई तो फिर शादी के बाद ससुराल वालों ने संभाला। अब लगता है ससुराल ने क्या दिया, लेकिन बहुत कुछ दिया। यदि आसरा नहीं देते वो तो क्या होता। व्यक्ति को गरज होती तो ये शादी करता है ना, गरज नहीं हो तो शादी क्यों करे। यदि उसके माता पिता के पास ही रहना हो जाए, जैसे एक बहन से पूछा था एक बार हमारे सामने कि आपके घर में क्या तकलीफ थी जो आपने शादी की। तो बोले कि हाँ तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। बोले कि मम्मी पापा अच्छे थे मेरे, फिर उसके बाद मतलब पैसा भी था हमारे पास, गाड़ी घोड़े सब थे। फिर उसको ध्यान आया, बोले एक चीज नहीं थी। क्या चीज नहीं थी? पति नहीं था बस। तो उसने कहा पति नहीं था इसलिए मेरे को शादी करना पड़ी। तो आप सोचो, अब वो भले अभी शादी के बाद तो वो रूप बदल लेती है अपना, है ना, लेकिन यदि पति करा तो क्यों करा उसने, क्यों करा? हाँ, यदि उसको चिंता नहीं होती कि माता पिता के जाने के बाद क्या होगा तो शादी क्यों करती हो। पर वो उसको चिंता आई कि माता पिता चले जाएंगे एक दिन, फिर भाई की तो भाभी आ जाएगी, फिर क्या होगा मेरा ना, वो परिवार तो अलग हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। तो उस चिंता का निवारण करने के लिए क्या किया, शादी कर ली, है ना। अब शादी कर ली, अब शादी के बाद वो वैल्यू भूल गई। यदि मान लीजिए शादी कर ले कोई और फिर वैल्यू भूल जाए कि अरे पति से शादी मैंने क्यों की, कि मुझे जरूरत थी, मुझे गरज थी, तो फिर क्या होगा, फिर उसका रूप बदल जाएगा। पर नहीं तो यदि वैल्यू समझे तो वो जिंदगी भर का आश्वासन मिल गया ना उसको, मतलब लगभग 30 साल 35 साल का आश्वासन तो मिला है। अब भाग्य में जो होगा वो होगा, लेकिन आश्वासन तो मिला उसको। तो ये वैल्यू हम भूल जाते हैं, वैल्यू हम भूल जाते हैं। चाहे शादी करे चाहे दीक्षा ले, पर कहीं ना कहीं आश्वासन चाहिए रहता है, इससे दीक्षा लेते हैं शादी करते हैं, पर वैल्यू भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे मतलब शादी होने के बाद अब बच्चे हुए, तो कई बार ऐसा हुआ कि निराश थी बहू, लेकिन बच्चों से मिलके क्या हुआ, प्रसन्नता आ गई। चलो बच्चे आ गए तो चलो थोड़ा सा मन बहल गया, तो ये बच्चे भी तो उपकारी हो गए एक तरह से। ऐसे करते जाएं तो अपने को जिंदगी भर कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन किसी की जरूरत नहीं पड़ी। एक दिन नहीं ऐसा गया। आप उपवास कर लो भले, लेकिन आप बोलो मैं आज बिना किसी के रह लूंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई चाहिए अपने को। तो इतनी डिपेंडेंसी में अपन जीवन जी रहे हैं, फिर भी अपनी अकड़ क्या बोल रही है, मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, वो 80-82 साल के थे, मतलब बुजुर्ग थे, तो पड़ोसी से उनका झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हुआ तो अब वो जवानी के दिन तो याद थे उनको, तो झगड़े में भूल ही गए कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो उन्हें हाथ बढ़ाया ऐसा जोर से कि देख तू चुप हो जा, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे ही हाथ घुमाया तो पूरे ही घूम गए और गिर गए। तो अब क्या होता है, व्यक्ति की अकड़ जो होती है वो कुछ अलग बोलती है, पर व्यक्ति की वास्तविकता कुछ अलग होती है। वास्तव में है कमजोर और मानता क्या है अपने आप को, बहुत पावरफुल मानता है। तो ये हमारी गलतफहमी दूर करने के लिए हमारे को समाज का महत्व समझ में आना चाहिए, इंसान का महत्व समझ में आना चाहिए। कई बार अपन जैसे किसी झगड़ा भी होता है, बार बार उसी घर में झगड़ा होता है, लेकिन उसके बिना भी तो नहीं रह पाते। तो क्यों नहीं रह पाते, अपने आप से पूछें तो लगेगा कि देखो मुझे जरूरत है उसकी, इसलिए मैं नहीं रह पाता। जैसे मान लो कि कभी कभी अब सासू जी से नहीं पड़ती, अब सासू जी से नहीं पड़ती तो सासू जी को छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पति छोड़ देगा अपने को। तो अब पति नहीं छोड़े उसके चक्कर में सासू जी को भी नहीं छोड़ना। तो अल्टीमेटली सासू जी की जरूरत है मेरे को, क्योंकि सासू जी है तो पति मेरे साथ है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है मेरा एक एग्जाम्पल किसी एक एंगल से ही हो,
पर ये सब हमारी ज़रूरतें हैं, हमको ऐसा मानना। और फिर क्या होता है, अब जैसे मान लो सिर दुख रहा है, तो पियर वाली मम्मी थोड़ा सिर दबाने आएगी या उस समय साता पूछने आएगी। तो जो भी व्यवस्था, तो वो तो व्यवस्था उसी घर वाले करेंगे। तो इसलिए हमारे को ये मानना पड़ेगा कि इन सब की मुझे ज़रूरत पड़ती है, और अभी तक नहीं पड़ी किसी को, किसी व्यक्ति विशेष की ज़रूरत, तो आगे नहीं पड़ेगी इसकी गारंटी वो लिख के दे दे कि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तो कोई दे नहीं सकता, कि कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। व्यक्ति बोले कि मेरे को तो सिर्फ एरोप्लेन की आवश्यकता है, तो भैया तुझे सुई की भी आवश्यकता है। हर समय एरोप्लेन आवश्यक नहीं है, कभी कोई सुई भी आवश्यक पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, या छोटे छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति, सबकी हमको जीवन में आवश्यकता होती है, ऐसा हमको मानना। तो फिर हमारा व्यवहार उनके प्रति क्या होगा? तो फिर हमारा व्यवहार उनके प्रति आत्मतुल्य होगा। आत्मतुल्य होगा मतलब अपने समान व्यवहार होगा। जैसा मुझे अपने लिए पसंद है वैसा मैं दूसरों के लिए करूं, जैसा मुझे अपने लिए पसंद नहीं वैसा मैं दूसरों के साथ नहीं करूं, ऐसी भावना होगी। और कभी कभी ऐसा भी होगा थोड़ा आगे बढ़ करके कि हम सोचेंगे इतना ले रहे हैं हम, इतना मिल रहा है हमारे को, अब किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, तो जिसने दिया उसने कहाँ हिसाब किताब रखा कि मैंने तुमको दिया तो तुम भी मुझे देना। तो इसलिए कभी किसी ने नहीं दिया है तो भी मैं उसको दे दूं, मैं क्यों हिसाब किताब रखूं। तो कभी ऐसा भी होगा लिया इससे और दिया उसको, क्यों? क्योंकि दोनों है तो समाज ही। जैसे एक उदाहरण के लिए कि एक नदी का पानी जो है वो वाष्प बनकर के ऊपर उठे, भाप बनकर के ऊपर उठे, अब वो पानी की बूंद वापस कहाँ गिरेगी? नीचे तो गिरेगी, पर नीचे कहाँ गिरेगी? उसी नदी में गिरेगी, कोई गारंटी नहीं, कहीं भी गिर सकती है, कहीं भी गिर सकती है। तो नदी ने तो क्या कर दिया, अपना दान दे दिया। अब वो हिसाब किताब नहीं रख रही कि मैंने कितना पानी दिया और मुझे वापस कितना पानी मिला। तो ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैंने इनसे लिया और इनको दे दिया, ये मेरे पास देने के लिए तो मैं ले लिया, तो मैंने उस समय ये नहीं पूछा कि आपने तो मुझे दिया नहीं था, मैं आपसे कैसे लूं। तो ठीक उसी प्रकार से कभी ये मेरे से लेने आ गए तो मैं क्या करूं? मेरा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है कि मैं इनको दे दूं, ये मानूं कि ये भी समाज है ये भी समाज है, तो मैं समाज की चीज समाज को ही तो दे रहा हूं, समाज की चीज समाज को ही दे रहा हूं, तो ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? जैसे कभी मम्मी और पापा, तो मम्मी से कभी लिया तो पापा को भी दे सकते हैं, पापा से लिया मम्मी को दे सकते हैं, तो ऐसे भैया से लिया और भाभी को दे सकते हैं, और भाभी से लिया भैया को दे सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जिससे लिया उसी को देना, ये तो संकुचित दृष्टिकोण हुआ। पर हो सकता है उसको दे नहीं पाए तो जिसको दे सकते हैं उसको देना कम से कम। ऐसे कई लोग हैं जो निर्धनता से ऊपर उठे, तो उनको मालूम है कि निर्धनता क्या चीज होती है। तो एक व्यक्ति आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया, बोले कि एक मेरा साधर्मिक भाई है, तो वो पहले उसने समाज सेवा काफ़ी की, पर अभी उसकी स्थिति बीच में बिगड़ गई। तो बिगड़ गई तो उसने इनके पास आकर के मदद मांगी, तो इन्होंने मदद दे दी, उनको मदद कर दी। तो मदद कर दी तो अच्छी बात है, अब मदद तो कर दी, तो कुछ वो बेचने आया तो खरीद लिया, चलो मान लो पैसा दे दिया, ऐसी मदद हुई। फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ कि उसकी गरीबी और बड़ी होगी कुछ ना कुछ, अब उसके बेचने के लिए था नहीं कुछ, तो एक गिरवी रखने के लिए कुछ था, तो उसने गिरवी रख दिया। तो गिरवी रख करके रत्न था कोई, तो उसके बदले में पैसा ले लिया 7-8 लाख रुपए। अब उस 7-8 लाख रुपए देने के बाद में एक दिन वो आया, अब उसकी नीयत बदली, नीति बदली, जो ही बदली। तो वो आया और उसने कहा कि मतलब वो गिरवी का जो रत्न दिया था मैंने, तो मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, 2-1 घंटे के लिए, तो एक ग्राहक आया है तो मैं उसको दिखा करके वापस आपको दे दूंगा। तो इन्होंने कहा कि अपना मित्र ही है तो चलो उसको दे दो। अब दे दिया उसको, और वो आया ही नहीं, और बाद में उसने कबूल किया कि मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की, लेकिन अब मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, वो तो मैंने बेच करके पैसा किसी को चुका दिया। तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि 18-19 लाख रुपए ऐसे करते करते कुछ उनके उसके पास चले गए, और टोटल उसके 90 लाख रुपए की उधारी समाज में रह गई। इनसे मिला, बोले तुम तो मेरे दोस्त हो, तो तुम तो मुझे समझो थोड़ा। तो इन्होंने यही सोचा कि ये मेरा साधर्मिक भाई है, तो साधर्मिक भाई है तो मैं ऐसा मान लूँ, यदि मैं कहाँ से पला बड़ा, तो मैं बहुत गरीबी से ऊपर उठा, तो मैं जानता हूँ गरीबी किसे कहते हैं। तो उन्हें एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले महाराज साहब, कोई व्यक्ति हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो बिना कारण से मांगने नहीं आता कभी भी।
या बिना कारण से अपना पैसा नहीं चुकाता, ऐसा नहीं होता। मतलब यदि पैसा होता है चुका ही देता है, अपनी इज्जत सबको प्यारी है। लेकिन वो नहीं दे पा रहा था तो मैंने उसकी मजबूरी को समझ लिया कि भाई ये मजबूर था, और ये जो रत्न भी ले गया तो उससे भी वो मजबूर था, क्योंकि उसके बाद और कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा उसको, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया। तो अब महाराज साहब मैंने तो ये सोच लिया, उसको बोलकर भी आ गया कि भैया अब जो भी है, अब मतलब वो पैसा तुम्हारे पास है, जब तुम्हारे से बने तब तुम दे देना, और बाकी नहीं भी दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बोल करके मैं आ गया। तो 18-19 लाख रुपए उन्होंने उससे मतलब उसको एक तरह से दान ही दे दिए और मन से निकाल दिया। फिर बोले, थोड़ी देर बात करते करते बोले ऐसे और भी केस होते रहते हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं उसको करता रहता हूँ, और ऐसे करते करते मेरे 51 लाख रुपए तो अभी तक इस प्रकार से चले गए होंगे। फिर भी मैं 51,000 रुपये हमेशा रखता हूँ अपने पास, इस रूप में कि कभी बाई चांस किसी को जरूरत पड़े तो मैं अधिक नहीं दे सकता अब, लेकिन मैं कम से कम 50,000 51,000 रुपये की मदद उसको कर दूं, जिससे उसका थोड़ा जीवन का एक संबल मिल जाए उसको। तो कभी कभी कुछ लोग आते हैं तो मैं अभी भी देता रहता हूँ, बस यही सोचता हूँ कि भैया कभी मेरे को जरूरत पड़ती थी, आज इनको जरूरत है, तो कोई बात नहीं। ऐसे करके उन्हें अपने जीवन में एक नीति बनाई। तो कितना अच्छी सोच है उनकी, जबकि उन्हें ठोकर खाई, उन्हें किसी का लिया नहीं, उनसे किसी ने लिया ही है। एक बार धोखा खा लिया, 2 बार खा लिया, लेकिन उस धोखे को देखने का दृष्टिकोण अलग रहा। तो धोखे को देखने का दृष्टिकोण यही था कि कोई बात नहीं, मतलब इनकी मजबूरी है इसलिए ले रहे हैं, लेने दो इनको, कोई बात नहीं, अपने साधर्मिक हैं। तो समाज के प्रति उनका कर्तव्य कितना सुंदर है, समाज के प्रति उनकी भावना कितनी सुंदर है। हाँ हाँ, मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। पर अब एक और दृष्टिकोण से देखें कि हो सकता है उसके मन में कहीं एक कोने में कोई नैतिकता का जन्म भी हो जाए कि देखो वो कितना महान व्यक्ति मिला मेरे को, मैंने उसका पैसा हड़प लिया तो भी उसने मेरे को कोई गलत शब्द नहीं बोला, मेरे प्रति कोई गलत भावना नहीं करी। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो हम उसके बाद 2 ऑप्शन हो गए, या तो बुरे लोगों को फॉलो करें या अच्छे लोगों को ही फॉलो करें। मतलब एक उसके कोने में, मन के कोने में एक नैतिकता का जन्म हो सकता है कि देखो ऐसे भी होते हैं, तो मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे इसके कम से कम किसी का माल तो नहीं हड़पना चाहिए मेरे को। ये भी एक संभावना है। अब दोनों हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब जब दोनों पॉसिबिलिटी, हम क्या करें? तो हम गलत को फॉलो क्यों करें? हम उसको शंका की दृष्टि से क्यों देखें? ऐसा इनका दृष्टिकोण रहा, और वो सही है। क्योंकि होता क्या है, यदि एक ने हमको धोखा दिया तो हमको सब धोखेबाज दिखते हैं सामान्यतया। और इसका उल्टा दृष्टिकोण यदि हो जाए कि यदि कुछ अच्छे हैं तो हमें सब अच्छे दिख रहे हैं, तो हमको ये समाज में काम करना है तो हमारे को अच्छा ही देखना पड़ेगा। बुरा देखेंगे तो फिर हम समाज में काम नहीं कर सकते। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है और वो मदद का दुरुपयोग कर लेता है, तो जो जिसको आगे मदद करना ही है तो वो उसको इग्नोर कर देता है, बोले होता है ऐसा, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं रखिए सतर्कता, उन्होंने भी रखी, पर फिर भी हित की भावना सर्वोपरि रही उनकी, कि अब हित तो करना है, अब कैसे कर सकते हैं इनका हित। तो यदि कोई रोजगार दे सके उनको रोजगार दे, यदि उनको कुछ वस्तु दे सके वस्तु दे दें, जैसे आपने कहा खाने पीने की चीज़ दे दें या कोई दूसरी चीज़ दे दें। पैसा ही देना जरूरी नहीं है, पर मदद कर सकते हैं किसी तरह करें। या फिर कभी ऐसे ही जाएं वहाँ पर पैदल और उन बच्चों से बात करें कि आप ये काम क्यों करते हो, आप क्यों ना कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते, या हम आपको धंधा लगवाते हैं, आपको कुछ मदद करते हैं, आप थोड़ा मेहनत करो। हो सकता है उनमें से 10 में से शायद 1 मान जाए, 2 मान जाए, तो उतने तो कम से कम उससे उभरेंगे। हाँ, बस। हाँ। हम्म। हाँ,
मतलब खास यही बात है कि हमारे हित की भावना समाप्त नहीं होना चाहिए। ये कुआं ऐसा है जो बहुत जल्दी सूख जाता है, भावना वाला कुआं ऐसा होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। कि कारण क्या होता है, एक आध केस दिखता है हमारे को, हमेशा के लिए वो बन जाती है इमेज कि ऐसे ही होता है। जैसे कभी कभी क्या बोलते हैं लोग, ये व्यापारी चोर होते हैं, डॉक्टर कसाई होते हैं, मतलब पूरी ऐसी इमेज बनाते हैं। ये क्यों बन गई? क्योंकि वो वास्तव में वैसे है नहीं, लेकिन अंदर की हित की भावना खत्म हो गई। तो भावना खत्म होने से अब क्या हो गया, अब स्वार्थ ही स्वार्थ हावी हुआ और दूसरे में हमेशा कमी कमी दिखी। हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। एक नहीं, एक चीज इसमें बहुत सिंपल है कि जैसे क्या है, जैसे मान लो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, है ना? अब मान लो आपके 3 बच्चे होते हैं, एक उदाहरण के लिए, तो एक बच्चे पे पूरे लाइफ में कितना खर्चा होता है? मान लो लड़की है लड़का कोई भी है, जैसे आज के परिवेश में देखें अपन, आज की स्थिति में ही देख लें अगले 20 साल का भी, जैसे मान लो कि पढ़ाई को लेकर के अपन चलें तो 25-50 लाख कम से कम खर्च हो जाएंगे पूरे, उसमें शायद ज़्यादा ही हो जाएंगे करियर में, है ना? तो अब 50 लाख रुपए ये शादी के नाम पर 50 लाख, वो मान लीजिए कम से कम, मतलब 20 साल बाद की स्थिति बोल रहे हैं, तो 1-1.5 करोड़ रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे एक बच्चे पर, प्लस खाना पीना कपड़े लत्ते आदि बहुत सारी चीज़ें, ट्रेवलिंग आदि बहुत सारी चीज़ें, उनकी सब इच्छाएं पूरी करना। तो अब हमारा गणित थोड़ा सा ये हो जाए, उस भाई को मैंने यही बोला, मैंने कहा आपने कोई गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप ये समझ लो कि उसने 20 लाख ले लिए आपके, 19-20 लाख ले लिए, और दूसरे ने भी ले लिए थोड़े बहुत, और ऐसे करके 50-60 लाख रुपए भी खर्च हुए। तो आपके अभी 2 बच्चे हैं, यदि आपका तीसरा बच्चा होता या बच्ची होती, 2 लड़के हैं अभी, एक लड़की और होती, तो आप उसको पालते या नहीं पालते? बोले हाँ पालते ही। तो बस आप उस एंगल से देख लो उसको कि मेरी एक लड़की और थी, और जैसे वो ससुराल चली जाती है, ऐसे ये भी मेरा ससुराल जाता गया पैसा, मतलब मेरी बच्ची के ससुराल जाता गया। तो ठीक है, कभी 20 लाख गया, कभी 10 लाख गया, कभी 5 लाख गया, ऐसे करते करते जिंदगी में कितना जाएगा? पर अपनी भावना क्यों खराब करना? क्योंकि एक बार ये भावना खराब हो जाएगी ना, तो फिर जीवन का मजा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि विश्वास पर ही आनंद है, विश्वास में ही आनंद है। जहां अविश्वास हो जाता है वहां आनंद खत्म हो जाता है। यदि कभी बाय चांस किसी सासू जी को ये वहम हो जाए कि मेरी बहू मुझे मारना चाहती है, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, तो उसको रात को नींद आएगी क्या? नहीं आ सकती। और अकेली बहू है तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। तो मतलब ये क्या है, ये वहम कहाँ पहुंचा जाता है? रात रात भर सोने नहीं देता। कई लोगों को नींद नहीं आती रात भर, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे साथ कुछ कर देगा, ऐसा वैसा, वहां तक बीमारियां पहुंच जाती, मानसिक बीमारियां। तो ये सब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, दोनों बातें। तो कभी हम ठगाएंगे भी, ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी यदि हमारा पुण्य हुआ, यदि हमारा पुण्य हुआ तो हमारे जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा। एक कन्नू भाई हैं रायपुर में, तो वो बोलते हैं कि मतलब मैं उसको नौकरी पे रखता हूं जिसको पूरी दुनिया ठुकरा जाती है, जो सब जगह से रिजेक्ट हो जाता है, मैं उसको नौकरी पे रख लेता हूं। और उनका कारोबार कितना है, तो आज 500 करोड़ का कारोबार है उनका। और उनके यहाँ मैनेजर्स जितने हैं, तो मैनेजर्स जितने हैं वो सब के सब इसी प्रकार के लोग हैं। या तो परिवार में कोई वंचित थे तो उनको उन्होंने व्यवस्था दे दी, या फिर मतलब कभी ऐसे लोग आए तो उनको व्यवस्था दे दी कि भैया ठीक है तुम काम करो, तुम्हारी किस्मत से तुम कमाओगे और मुझे भी कमा कर दोगे। और वास्तव में इतना सब करते हुए भी वो बोले मेरे को ठगाने में मजा आता है, मेरे को ठगाने में मजा आता है। और उनका पुण्य का उदय इतना जबरदस्त है कि वो ठगा करके भी नहीं ठगाते, मतलब जो वहां आता है उनके वहां तो वो बराबर काम करने लग जाता है। कुछ ना कुछ पुण्य का उदय उनका भी चल रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खास पुण्य और पाप का फैक्टर है। तो यदि हमारे को किसी ने ठग भी लिया तो भी हमारा नुकसान कब होगा? जब हमारा पाप का उदय होगा। नहीं तो वो ठगेगा और वास्तव में हमारे को कहीं और से लक्ष्मी आ जाएगी, ऐसा भी होगा। इसलिए हम अपनी भावना को खराब ना करें बस। हाँ ठीक है, हमारे को लग रहा है कि हम नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, तो हम 2 शब्द मीठे बोल दें। जो दे सकते हैं उसको अच्छा दे दें,
उसको शरीर से कुछ हेल्प कर सकते हैं, शरीर से हेल्प कर दें, वस्तु से हेल्प कर सकते हैं, वस्तु से कर दें। और कभी हमको लग रहा है नहीं अभी ये व्यक्ति लायक है, हम दे सकते हैं इसको, दे दें पैसा भी, जैसी परिस्थिति हो। लेकिन भावना ऐसी रखें, देना है। अब टाइप्स बदल सकते हैं देने के, काइंड्स बदल सकते हैं। कभी आप पैसे से दोगे, कभी वस्तु से दोगे, कभी सांत्वना से दोगे, कभी मन के अच्छे विचारों से दोगे कि इसका भला हो। ठीक है, इस प्रकार चलना होगा हमें। अब बात यह आती है कि समाज का महत्व, जिस विषय को अपन लेके चल रहे हैं, उसको यदि हम पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स में समेटें यदि, तो सबसे पहला क्या है कि जीवन का विकास समाज पर निर्भर है। जीवन का विकास ही, मतलब जितना ही विकास होता है, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, कोई कला का विकास हो, कोई शिल्प का विकास हो, दूसरा जितनी आवश्यकता है, मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार समाज ही है। आपको सब्जी चाहिए, आप मंडी जाते हो। आपको वस्त्र चाहिए, आप कपड़ा मार्केट चले जाते हो। आपको दवाई चाहिए, आप दवाई बाजार चले जाते हो। तो आपको डॉक्टर्स चाहिए, आप हॉस्पिटल्स चले जाते हो, क्लिनिक्स चले जाते हो। कहीं कहीं तो पूरे ऐसा कहें कि जैसे एक एक पूरा सेंटर ही ऐसा हो जाता है जहाँ पर पूरा उस प्रकार के लोग ही होते हैं। तो वो पूरा बाजार जो है वो हमारे लिए सहयोगी हो जाता है, कपड़े के लिए, ज्वेलरी के लिए, डॉक्टर्स के लिए। फिर उसके बाद समस्याओं के समाधान का आधार समाज ही है। जब जब समस्याएं आती जीवन में, तो उसका समाधान भी किसके माध्यम से मिलता है हमारे को? समाज के माध्यम से मिलता है। कभी अपने को लगता है कि देखो ये बुजुर्ग लोगों में कोई पढ़े लिखे नहीं है, ये भार है हमारे जीवन में, पर फिर कभी समझ में आता है कि देखो कुछ देशी इलाज उन्होंने बता दिया कभी बीमारी आई तो, और वो इलाज तो हमको पता ही नहीं था, और वो इलाज लागू भी हो गया। तो अब वो उनके पास वो चीज़ थी। तो कभी किसी के पास कोई चीज़ रहती, किसी के पास कोई चीज़ रहती, तो वो हम सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो मददगार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जीवन का सबसे बड़ा आधार ज्ञान है, और ज्ञान का आधार भी समाज ही हो गया। क्योंकि ज्ञान किससे मिलता है? समाज से। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इसके अलावा बुक्स, स्टेशनरी, आसपास के अनुभव, ये सब हमारे को शिक्षा के साधन बन जाते हैं। फिर समाजीकरण में सहायक, मतलब समाजीकरण का आधार भी समाज ही है। समाजीकरण किसे बोलते हैं वो समझेंगे अपन अभी। समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन। मतलब बचपन से हमें कहा जाता है कि देखो ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना, बड़े आए तो खड़े हो जाओ, उनको पधारिए बोलो, उनको चरण स्पर्श करो। फिर ऐसे नहीं खाना, दोनों हाथ से नहीं खाना, एक हाथ से खाना, झूठा नहीं डालना, उंगली इतनी पूरी गंदी नहीं करना भोजन करते समय, सफाई से खाओ, सफाई से रहो ना, कपड़े खराब मत करो। ये सब हमको सलीखे, एटिकेट्स, मैनर्स, ये जो सिखाए जाते हैं, मतलब सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म्स जो हैं वो हमारे को सभ्य बनाते हैं। तो वो सभ्यता भी कौन सिखा रहा है? समाज ही सिखा रहा है। उसी को समाजीकरण बोलते हैं। मतलब एक व्यक्ति असामाजिक होता है जन्म से, फिर धीरे समाज में रहते रहते वो सामाजिक हो जाता है। तो सामाजिक बनने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम समाजीकरण है। फिर नैतिक गुणों के विकास का आधार भी समाज है। नैतिक गुणों के विकास का आधार भी समाज है। मतलब जो हमारे भीतर में गुणों का विकास हो, दया का, सेवा का, सहनशीलता का, तो इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ उदाहरण होते हैं। वो उदाहरण हमें कहाँ से मिलते हैं? समाज से मिलते हैं। समाज की कुछ, जैसे अभी मैंने बताया एक उनका कि उनको लॉस हुआ, मतलब एक तरह से उन्होंने पैसा दिया, पैसा नहीं आया, तो उन्होंने किसी प्रकार से कोई अपनी वाणी गलत नहीं की, विचार गलत नहीं किए। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? ये हमारे लिए एक आधार बन गया
समाज का एक उदाहरण हमारे लिए क्या बन गया, हमारे भीतर में एक नैतिक गुणों के विकास का आधार बन गया। तो इस प्रकार से नैतिक गुणों का विकास भी समाज के माध्यम से होता है। जैसे गांधी जी ने अपना एक नैतिक गुणों का विकास किया, तो फिर विनोबा भावे हुए या और भी लोग हुए, इन सब ने क्या करा, उनको फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं एक ने आईना दिखाया और बाकियों ने अपना विकास किया। ऐसी संस्कृति के संरक्षण का आधार कौन है, तो समाज है। संस्कृति के संरक्षण का आधार भी समाज है। मतलब हमारा कल्चर, हमारे कल्चर की सुरक्षा क्यों हो पा रही है, क्योंकि समाज उसमें वो मान्य है। हमारे ऋषि मुनि कहाँ हुए, वो भी समाज में हुए, उन्हें हमारे कल्चर को बिगड़ने नहीं दिया, और इसीलिए आज हमारे को कल्चर मिला। जैसे एक भारतीय नारी है और एक फॉरेनर नारी है, तो दोनों के कल्चर में डिफरेंस होने से आज हमको स्पष्ट डिफरेंस समझ में आता है कि भाई हमारे यहाँ कल्चर कितना रिच है और वहाँ कल्चर वाइज कितनी गरीबी भी है। तो ये क्यों मिली हमारे को, क्योंकि हमारा उन्नत समाज था। तो समाज उन्नत था तो हमारी संस्कृति भी उन्नत बनी और संस्कृति टिक पाई। फिर इससे ऊपर उठे, किसी को आत्मकल्याण करना है, तो आत्मकल्याण का आधार भी कौन है, समाज है। जैसे आज हम जैन समाज के नहीं होते, तो आज हमें कौन बताता है कि तप करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, परमात्मा की पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, आत्मकल्याण का प्रयास करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। ये हमको सब व्यवस्था क्यों मिली, क्योंकि समाज मिला हमारे को। फिर उसके अंतिम पॉइंट ये आता है हमारा कि आत्माभिव्यक्ति शब्द ये दिया है इसमें। आत्माभिव्यक्ति मतलब क्या, मतलब आत्मा के भीतर जो भावनाएं, जो विचार चल रहे हैं, उनको अभिव्यक्त करने का साधन भी समाज है। मतलब समाज में बैठते हैं तो हम अपने, यूं सामान्य भाषा में कहते तो अपनी जो भड़ास है, उस भड़ास को हम निकाल लेते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। तो हमारे अच्छे विचार हो कि बुरे विचार हो, कि हमारे को कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, उन सबको हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करके अपने विचारों को हम क्या कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, हमारे मन को शांत कर लेते हैं। यदि विचारों का आदान प्रदान नहीं हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए। तो ये सब के लिए समाज सहायक है। इसी समाज का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। इसीलिए क्या हुआ कि पहले के तो मुनि भी कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन जब उन्हें उनकी कमजोरी बढ़ने लगी तो फिर वो भी कहाँ आना पड़ा, उनको शहरों में आना पड़ा, गाँव में आना पड़ा, मतलब समाज के भीतर आना पड़ा। इसीलिए क्या बोला, संघ का मंगल इच्छते हैं। कल सूत्र में क्या बोला कि साधु भी क्या होते हैं 24 तीर्थंकर भगवान के समय में, कि वो संघ का मंगल चाहते हैं। और पहले भी संघ का मंगल तो हर शासन के साधु चाहते ही हैं। तो क्यों, क्योंकि संघ है तो हम हैं, हम नहीं तो संघ नहीं। इसलिए कितना अच्छा समय बोला कि श्रावक श्राविका क्या है, तो साधु साध्वी के माता पिता हैं, और साधु साध्वी क्या है, तो श्रावक श्राविका के माता पिता हैं एक अपेक्षा से। तो दोनों का आपस में परस्पर सहयोग है। तो ये समाज की मजबूती का चिन्ह है कि समाज में हर व्यक्ति को लगे कि मैं दूसरों पर निर्भर हूं और मेरे लिए दूसरे क्या हैं, बड़े हैं। तो क्या होगा, उस समाज को कभी कोई विघटित नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से समाज का महत्व हमारे जीवन में है। लेकिन फिर भी वो होमवर्क जरूर करना, आप चिंतन के रूप में करना, भले कि 10 मिनट बैठ करके कि मैंने जीवन में किस किस का उपकार लिया, कब कब लिया। विशेष विशेष परिस्थिति अपने जीवन की याद आएगी अपने को कि हाँ, यहाँ अपने को इसने मदद की थी, यहाँ अपने को इसने मदद की थी। तो शायद हमारे मन में जो नेगेटिविटी रहती है कि सबने मेरा बुरा ही बुरा किया, वो नेगेटिविटी हमारी निकलेगी। अब ये समाज में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, मतलब समाज और व्यक्ति का पारस्परिक कर्तव्य क्या है, थोड़ा स्पष्ट कहें। समाज और व्यक्ति, इनका पारस्परिक कर्तव्य क्या है। पारस्परिक कर्तव्य मतलब क्या, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। तो पारस्परिक कर्तव्य यह है कि हर व्यक्ति को समाज में एक स्थान मिला है, एक रोल मिला है।
कम से कम एक रोल है, अधिक भी हो सकते हैं, मतलब कोई ना कोई रोल मिले हैं। तो यदि वो व्यक्ति उस रोल को बराबर निभाए, उस रोल के साथ न्याय करे, तो वो अपने समाज के कर्तव्य को निभा रहा है। मतलब समाज ने व्यक्ति को रोल दिया है और व्यक्ति का कर्तव्य कि उस रोल को अच्छी तरह निभाए। तो क्या होगा, वो इनका पारस्परिक संबंध बहुत अच्छा बनेगा। किन किन का? समाज और व्यक्ति का। अब समाज ने व्यक्ति को रोल कुछ और दिया और व्यक्ति रोल कुछ और कर ले, फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मालिक ने नौकर को मैनेजर का पद दे दिया, लेकिन उस मैनेजर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उस मालिक के यहाँ से चोरी कर ली। अब क्या हो गया? उसने रोल बहुत अच्छा दिया उसको, लेकिन उसने उस रोल को निभाया नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे को समाज प्रबंधन करना है, समाज के साथ जीने का तरीका ढूंढना है, तो बस एक ही तरीका है, जो रोल हमको मिला है उस रोल को हम अच्छी तरह निभाए। बस इतना से ही हमारा कर्तव्य है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया की चिंता पाल लेते हैं, यहाँ ये बिगाड़ा हो रहा है, वहां भी बिगाड़ा हो रहा है। जैसे कभी कभी चार दोस्त मिलते हैं किसी चौराहे पर, तो बोलते हैं ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ये राष्ट्रपति ऐसे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्होंने ये कुंभ के स्नान की परमिशन कैसे दे दी? तो कभी आता है सीएस की परमिशन क्यों दे दी? कभी ये चुनाव यहाँ क्यों रख लिया? चुनाव के समय कोरोना का वो क्यों नहीं लगाया, रोक क्यों नहीं लगाया? ऐसे आए दिन पेपर में आते रहते हैं हेडलाइन। ये क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, लेकिन हम अक्सर इसमें भूल जाते हैं मेरा रोल क्या है। तो हमें करना क्या है वास्तव में, तो कि बस हमें क्या रोल मिला है उस रोल को हम निभा दें। और हो सकता है सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं हो हमारे रोल से जैसे हम निभाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ईमानदारी हो कि मुझे अपना रोल अच्छी तरह निभाना है। तो बस ये हमारा और समाज का आपस में संबंध हो जाएगा। समाज हमें रोल देगा और हमें एक पोस्ट देगा। वो पोस्ट हमारे एक तरह से एप्रिसिएशन है। वो पोस्ट हमारे लिए क्या है? एक स्वाभिमान का विषय है, और उस पोस्ट को अच्छे से निभाना ये हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है। जैसे बहू का रोल मिला, या बेटे का रोल मिला, या सास का रोल मिला, या टीचर का रोल मिला, या डॉक्टर का रोल मिला, या जो भी रोल हमको मिला, एक से अधिक रोल भी मिल सकते हैं, लेकिन इन रोल्स को हमें अच्छी तरह निभाना जितना हो सके यथासंभव, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नहीं। जैसे एक छात्र को रोल मिला कि पढ़ाई करना, तो बस इतना कर ले वो पढ़ाई करने के समय पर आ जाए। एक गुरु को रोल मिला कि ज्ञान देना, तो ज्ञान बराबर दे दें। उसके बाद वो सुधरे ना सुधरे वो अलग बात है, सामने वाला। एक सास का रोल ये मिला कि मैं एक डिक्शनरी की तरह जब मेरे से सलाह मांगी जाए मैं सलाह दे दूं, और नहीं मांगी जाए तो मुझे कोई शिकायत भी नहीं हो, तो डिक्शनरी की तरह अपना रोल निभा दें। ऐसे जिसको जो रोल मिला उस रोल को क्या कर दे? अच्छी तरह निभा दें। तो क्या होगा? ये समाज और व्यक्ति के बीच में संबंध अच्छा रहेगा और दोनों एक दूसरे कर्तव्य निभाते रहेंगे। अब हम एक विषय पर आते हैं। टाइम बताना। चलिए आज का विषय यहीं तक रखते हैं। हमने आज ये जाना है कि जीवन में समाज का महत्व क्या होता है, और दूसरा ये जाना कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। तो इन शॉर्ट कर्तव्य बस इतना है कि जो रोल हमको मिला है उस रोल को हम निभा दें। रोल मिले हमको कुछ, जैसे आपको कौन कौन से रोल मिले? जैसे हाँ, सास का रोल मिला है, और किसका रोल मिला है? बहू का रोल मिला है, कि बहन का रोल भी मिला है, शाविका का रोल मिला है, और मंडल की सदस्य का रोल मिला है ना, और एक इंसान का रोल भी मिला है। हाँ, इंसान का रोल मिला है। बुआ का रोल भी मिला होगा, मामी का रोल भी मिला होगा, काकी का रोल मिला होगा, हाँ? सारे संबंधों का रोल मिला। इसके अलावा एक पड़ोसी का रोल भी मिला है, पड़ोसी का रोल भी मिला है। कोई कला आपको आती होगी तो उस नाम से आपको जाना जाता है कि हाँ ये चीज ये अच्छी कर देंगे, तो ये रोल भी आपको मिला है इनडायरेक्टली। ये सब रोल अपने को मिले हैं। अब इन रोल्स में हम कितना न्याय कर पाते हैं इसकी हमको कोशिश करना चाहिए।
ये तो नहीं बोल सकते कि सबको सेटिस्फाई कर देंगे हम, लेकिन हम अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करें बस, तो हमारा रोल प्ले बराबर हो जाएगा, मतलब हम अपने रोल को बराबर कर पाएंगे। ठीक है। देव कसं आहे वर्तमान येऊ खामी देव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थली भद्रादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। कल से 3 बजे से शुरू होगा स्वाध्याय।